बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूटी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। स्टूडेंट्स, कल हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस किया और इस टॉपिक में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से हम जो है ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से हम मोलर मास मालूम कर सकते हैं सोल्यूट का। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मदद से भी आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मदद से मोलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इस टॉपिक की हेडिंग देखें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। कैसे? अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे तो कंपैरेटिवली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, जब आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बना लिया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ जाना, ये आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को सीखेंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, इसके बाद हम फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को सीखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और उसके बाद फिर हम रिलेशनशिप देखेंगे मोलैलिटी और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में, और लास्ट में हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लैंड्सबर्गर जो है ना मेथड, उसकी मदद से हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी मालूम करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें ना टर्म बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट डेफिनेशन है जी इसकी। कहते हैं जी कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट कर रहे हों, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ना कोई एक बीकर जिसमें कोई सॉल्वेंट था, और ये आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट था, लेट से वाटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। आप क्या करते हैं जी, आप इस सॉल्वेंट को हीट करते हैं, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट के ऊपर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी मौजूद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि एक्सटर्नल प्रेशर। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल प्रेशर कुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। तो जब आप इस सॉल्वेंट को हीट करेंगे, प्योर सॉल्वेंट को, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स कंडेंस भी होंगे, कंडेंस होंगे, वापस आएंगे, प्रेशर काज करेंगे। जब मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएंगे तो इस वक्त जो प्रेशर होता है उसे आप वेपर प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, उस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देगा, और उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। अब ज़रा बात को दोबारा इसी बात की तरफ आते हैं। मैंने कहा जी, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट था, आपने इसका वेपर प्रेशर देख लिया, ठीक है, और इसी तरह आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट भी नोट कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट भी आपने इसका नोट कर लिया। अब दोबारा आपने क्या किया? अब आपने इस सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दिया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंट जो था इसका वेपर प्रेशर
या इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया, कहाँ पर जो है ना जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू कर देगा उस टेम्परेचर पर हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया। स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ये जो टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। अब अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि नेक्स्ट आपने अब क्या करना है, आपने इस सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया। लेट्स सपोज कि यही आपके पास सॉल्वेंट है, आपने इस सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, और ये जो सोल्यूट आप ऐड करने जा रहे हैं दिस सोल्यूट शुड बी क्या जी? नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलाटाइल मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइज भी नहीं होना चाहिए, पोलर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। आपने सोल्यूट ऐड किया, अब ये ना आपके पास क्या बन गया जी? अब ये आपके पास बन गया जी सॉल्यूशन। आपने क्या किया? आपने इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नोट कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए लिखा। आपने इसका वेपर प्रेशर नोट कर लिया, आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया। जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा जी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने कहा जी कि वो टेम्परेचर जहाँ पर जो आपके पास सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा जी? मैं यहाँ पे लिखूंगा जी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो वो टेम्परेचर आपके पास क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा किसका? सॉल्यूशन का। स्टूडेंट्स, जब आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना तो आप देखेंगे कि अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर बॉइलिंग पॉइंट को T1 कह दूं और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉल्यूशन बॉयल होगा, T2 कह दूं, तो आप देखेंगे कि जो T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1, कि T2 यानी कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होगा किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है, अब हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं जी। इस सारी बात को अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लें जी। आपने करना क्या है? आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके लिए? एक बार आपने प्योर सॉल्वेंट के लिए और एक बार आपने सॉल्यूशन के लिए। कैसे? आप एक बीकर में क्या करेंगे? आप एक बीकर में आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है, और ये जो प्योर सॉल्वेंट था आपने क्या किया? डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इसका वेपर प्रेशर मालूम किया और इसी तरह आपने बॉइलिंग पॉइंट इसका कैलकुलेट किया। ठीक है, आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया। इसी तरह आपने टेम्परेचर लिया जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया।
आपने टेम्परेचर ले लिया जी 40, चलते चलते अगर मैं कहूँ ये वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसका वेपर प्रेशर नोट करते हैं। और लें जी, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड के लिए आपने ये काम किया। ये था आपके पास स्टेप 1। मैं इसे ना स्टेप 1 लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे हम कर क्या रहे हैं। अब मैं लिख रहा हूँ जी स्टेप 2। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने इसी सॉल्वेंट में क्या किया जी, आपने इस सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया। लेंगे ये जो प्योर सॉल्वेंट था आपने इसमें क्या किया जी, आपने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। और सोल्यूट कौन सा, मैं बार बार लिख चुका हूँ कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट आपने इसमें ऐड किया। जब आप इसमें सोल्यूट ऐड करेंगे ना तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास आएगा वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सोल्यूशन। आप क्या करते हैं, आप इसका वेपर प्रेशर मालूम कर लेते हैं। कब कब जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि वेपर प्रेशर आपने मालूम कर लिया एक बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसी तरह एक बार आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड, चलते चलते आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह आगे भी। अब इन दोनों सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, इन दोनों के जो वेपर प्रेशर और जो जिस टेम्परेचर पे आपने वेपर प्रेशर मालूम किया, अब उनके दरमियान हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक ग्राफ बनाऊँगा और ये ग्राफ होगा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। लें जी, इस ग्राफ को मैं बनाऊँगा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में और इसी तरह वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लें जी स्टूडेंट्स, हमने किया क्या, हमने एक बार प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर देख लेना है और एक बार हमने सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हमने जब डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वेपर प्रेशर देखा प्योर सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हमारे पास जो कर्व आई दैट वाज, मैं उस कर्व को ए बी से डिनोट कर रहा हूँ जी। ले जी, इसको मैं पॉइंट ए लिख रहा हूँ जी और इसको पॉइंट बी लिख रहा हूँ। और ये कर्व है फॉर प्योर सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये कर्व है किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पर ना जो B है, अगर आप B को वेपर प्रेशर एक्सिस से मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर P नोट के इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी P नोट। और ये एक्सटर्नल प्रेशर, लेट्स सपोज अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में ये जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर हमें पता है 760 टॉर। तो आप देखेंगे कि प्योर सॉल्वेंट हमने वाटर कहा था, तो वाटर का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 हो जाएगा तो वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। और क्या टेम्परेचर था जहाँ पर वाटर ने बॉयल करना शुरू किया, अगर आप उसे यहाँ पर मिलाते हैं तो मैं ना इसे नाम दे दूँगा जी, क्या जी, T1 का। मैंने इसे T1 का नाम दे दिया। इसी तरह फिर आपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर देखा था। अगर आप उनके दरमियान एक ग्राफ बनाना चाहें तो आपके पास जो ग्राफ लाइन आएगी दैट विल बी अ लिटिल लोअर ऑन वेपर एक्सिस बट लिटिल फर्दर ऑन टेम्परेचर एक्सिस। अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट C आ गया और ये पॉइंट D आ गया। पॉइंट D पर जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पर मिला दूंगा तो मुझे पता चल रहा है जी कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन ने बॉयल करना शुरू कर दिया। और किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन ने बॉयल करना शुरू किया, अगर मैं वो टेम्परेचर देखना चाहता हूँ तो मैं इस लाइन को मैं मिला दूंगा जी यहाँ पर, इसे मैं T2 का नाम दे दूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर T1 क्या है, T1 is boiling temperature
बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T1 इज़ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या आप लिक्विड भी कह सकते हैं, जबकि T2 आपके पास क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है किसका, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एक्सिस पर अगर आप देखें तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है किससे, प्योर सॉल्वेंट से। कितना ज़्यादा है ये हम मालूम कर सकते हैं, कैसे, बाय सब्ट्रैक्टिंग हायर टेम्परेचर फ्रॉम या लोअर टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, इसे ही हम नाम देंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, दैट इज़ कॉल्ड डेल टी बी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, आप लिखेंगे डेल टी बी इक्वल होगा किसके, T2 माइनस T1, यानी कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, या आप ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा कि अगर इस प्योर सॉल्वेंट को आप वाटर मान लें और आपने वाटर में 1 मोल ऐड किया सोल्यूट का, मैं लिखता हूँ जी 1 मोल, तो इसका मतलब 1 मोलर सोल्यूशन होगा। तो 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर के केस में जो डेल टी बी है दैट इज इक्वल टू 0.52 डिग्री फॉर वाटर, 1 मोलर सोल्यूशन कब, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये ना आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे बाय ग्राफ। आप देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वाटर बॉयल करता है, अगर आप उस वाटर में 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन 100.52 पर बॉयल कर रहा होगा। तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे 0.52 एंड 0.52 जो है ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी दैट इज रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। तो लें जी, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा जी, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है। वही पुरानी वाली बात कि अगर मेरे पास मोलैलिटी और डेल टी बी दोनों में कंपैरिजन लूँ, जब मेरे पास सॉल्यूशन 0.1 मोलर था तो डेल टी बी क्या था, 0.052। जब मैंने सॉल्यूशन 10 टाइम्स इंक्रीज किया, मोलैलिटी 10 टाइम बढ़ा दी, तो दैट इज़ 1 मोलर। तो जो डेल टी बी था ये भी 10 टाइम्स बढ़ गया और मेरे पास क्या आंसर आया, 0.52। इसका मतलब जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ेगी डेल टी बी भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैथमेटिकली डेल टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये बेटे रिलेशन है, रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट लगाएंगे तो आप लिखेंगे जी डेल टी बी इक्वल होगा, यहाँ पर आप कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है तो आप इसे लिखेंगे के बी और साथ में एम। स्टूडेंट, जब भी कांस्टेंट आए ना, सारी बातें छोड़ के पहले आप कांस्टेंट को एक्सप्लेन करें कि कांस्टेंट क्या है। यहाँ पर आपने बताना है कि के बी क्या है, आपने बताना है
कि के बी जो है दैट इज़ मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक है, या इसे आप एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो मैं इसके दोनों नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट, या आप इसे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्कोपिक कांस्टेंट, दोनों नाम इसके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसे ना मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन की हमें आगे ज़रूरत भी पड़ेगी। ले जी, अगर आप यहाँ से के बी की वैल्यू देखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप m को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, आपके पास के बी आ जाएगा, जो कि रेशो होगी किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी। खैर स्टूडेंट्स, यहाँ तक डिस्कस करने के बाद ना हमने फाइनल अपने रिजल्ट्स की तरफ आना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हम मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैस ऑफ सोल्यूट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। ये हम कैसे मालूम करेंगे, या इसको याद रखने के लिए ना आपको मोलैलिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। और मोलैलिटी आपने खुद लिखा भी हुआ है पहले जी, क्या कि मोलैलिटी हमारे पास इक्वल है मैस ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट, और मैस किस में होगा, किलोग्राम में। अगर आप मैस ग्राम्स में लिखते हैं, तो यहाँ पर ना आपको 1000 लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये आपके पास मोलैलिटी का फार्मूला। अब हमने पढ़ा हुआ है कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे दैट इज़ फॉर सॉल्वेंट, और अगर आप सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे दैट इज़ फॉर सोल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर मैस ऑफ सोल्यूट को लास्ट लेक्चर में जिस तरह हमने मैस को वेट से यानी कि W से डिनोट किया था, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मोलैलिटी आपके पास इक्वल हो जाएगी जी मैस ऑफ सोल्यूट के लिए सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा W2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कैपिटल M और 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय दोबारा से मैस ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1। स्टूडेंट्स मोलैलिटी की ये वाली जो वैल्यू है ना, आपने इक्वेशन A में पुट कर देनी है। लें जी, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख दूंगा कि पुटिंग वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन A। लें जी, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन A। इक्वेशन A हमारे पास कहाँ पर है जी, ये हमारे पास इक्वेशन A है। अब आपने इस इक्वेशन में मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इस तरफ ना मोलैलिटी की वैल्यू पुट करेंगे और M2 मालूम करेंगे, यानी कि मोलर मैस ऑफ सोल्यूट जो है वो मालूम करेंगे। यहाँ तक काम इजी था, आपने सिंपल बॉइलिंग पॉइंट बताया, फिर आपने कहा कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर मालूम किए सोल्यूट और सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट दोनों के लिए, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने दोनों के दरमियान एक ग्राफ बनाया, 2 कर्व्स आई, जो सॉल्यूशन की कर्व है उसकी पोजीशन लोअर होगी एज़ कंपेयर टू कर्व ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर एक्सिस पर सॉल्यूशन का जो पॉइंट है वो आगे चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने रिलेशन बनाया दोनों के दरमियान, फिर हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैस ऑफ सोल्यूट की तरफ जा रहे हैं। अब इक्वेशन A हमारे पास क्या है, डेल TB, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डेल TB और इक्वल होगा KB, और M की जगह हम ना उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज W2
बाय क्या जी, m2, और सारे के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 डिवाइडेड बाय W1। ले जी, ये ना आपके पास m1 की वैल्यू पुट करने के बाद अब आपने मोलर मैस मालूम करना है। मोलर मैस मल्टीप्लाई होगा, डेल टी बी इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो मैं इसे लिखूंगा जी क्या कि m2 और ये सारा इक्वल हो जाएगा किसके, के बी डिवाइडेड बाय डेल टी बी इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1, और सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी, 1000 के साथ। ये आपके पास इक्वेशन बन गई मोलर मैस मालूम करने के लिए। किसका मोलर मैस, सोल्यूट का मोलर मैस मालूम करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे और आप इजीली सोल्यूट का मोलर मैस मालूम कर सकते हैं। ले जी, ये बेटे आपके पास ना फार्मूला बन गया मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मालूम करने के लिए। इसके साथ साथ ना आपने एग्जाम्पल नंबर 11 को खुद से सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क होगा। इसी फार्मूले को आप यूज़ करेंगे और इस फार्मूले की हेल्प से आप एग्जाम्पल 11 सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ग्राफिकली देखा हमने, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। फिर हमने देखा कि एलिवेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट में। फिर हमने रिलेशन देखा मोलैलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, और उसके बाद फिर हमने उस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए फार्मूला बनाया फाइनल अपना, जिसकी मदद से हम जो है वो मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मालूम कर सकते हैं। आप लोगों ने बेटे एग्जाम्पल 11 को ज़रूर सॉल्व करना है, अपने लेक्चर नोट्स साथ साथ ज़रूर बनाते जाइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।